हेलो एवरीवन, मैं फरहान हैदर आप सभी का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आ रहा हूं। काफ़ी बच्चों की ये क्वेरीज थी कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं और ख़ासकर उन्हीं की डिमांड पर ये मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको इस टॉपिक के बारे में एक कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। ये आरबीआई का एक फंक्शन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि आरबीआई का, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत भी समझ सकते हैं। यानी आरबीआई इकोनॉमी में सिचुएशन को स्टेबलाइज रखने के लिए जो पॉलिसी बनाता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और इस मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है इकोनॉमी में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को या तो बढ़ाना है या तो घटाना है। तो उसके लिए आरबीआई किस प्रकार से सिचुएशन को कंट्रोल करता है, इसको आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ने से पहले, समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरबीआई को ये जो कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले दिमाग में एक बात जो कि हमेशा याद रखें कि जब भी आरबीआई सिचुएशन को मॉनिटर करता है तो उसके लिए आइडियल सिचुएशन हमेशा रहता है एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज द आइडियल सिचुएशन। एक इकोनॉमी में सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन कहना है, मतलब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल होना जरूरी है। अगर ये नहीं है, यानी अगर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई नहीं है, तो ये आइदर क्रिएट कर सकता है सिचुएशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, या तो एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इन दोनों ही केसेस में इसे एक अनफेवरेबल सिचुएशन बोला जाएगा। और अगर अनफेवरेबल सिचुएशन अराइज होता है तो यहां पर आरबीआई को इन्वॉल्व होकर के सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। अब आप इसको, इस तरीके को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्यों आरबीआई को सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। अभी ध्यान से देखिए, अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई नहीं होता है तो आइदर वो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होगा। अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हुआ तो इसे कहते हैं हम एक्सेस डिमांड। इसे कहते हैं हम एक्सेस डिमांड, यानी इकोनॉमी में डिमांड जो है मार्केट में अवेलेबिलिटी के मुताबिक ज्यादा है। जितना मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी है उससे कई ज्यादा लोगों की डिमांड है। अब ये जो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है ये मार्केट में क्रिएट करता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब साफ है कि मार्केट में महंगाई देखी जाती है। महंगाई का मतलब होता है कि जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना, यानी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उसकी दाम नॉर्मल रेट से ज्यादा हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है, जो कि अपने आप में एक अनफेवरेबल सिचुएशन है, जो कि इकोनॉमी में डेफिनेटली ये एक प्रकार का अनफेवरेबल सिचुएशन है। इसी की कॉन्ट्रास्ट में, इसके उल्टे में अगर हम देखेंगे, अगर एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में जितना डिमांड है उससे कई ज्यादा गुड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को डिफ्लेशन की तरफ खींच के लेके जा रहा है। अब डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे उनकी दाम
जो है वो घट जाएगी, जिसको मंदी का सीजन बोला जाता है, मंदा सिचुएशन बोला जाता है, जहां पर कि आपको रीजनेबल रेट से कम दामे में चीजें मिलने लगेगी, जो कि ये भी अपने आप में एक अनफेवरेबल सिचुएशन है। अब अगर आप ये समझें कि अनफेवरेबल क्यों है, देखिए डिमांड जो हम पढ़ते हैं, ये डिमांड हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, और सप्लाई जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। अगर एक्सेस डिमांड मार्केट में है, यहां पर जो दिक्कत फेस करेंगे वो है कंज्यूमर। क्यों? बिकॉज मार्केट में कई कंज्यूमर ज्यादा दाम होने की वजह से परचेज नहीं कर पाएंगे। दैट इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। उसी प्रकार से अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो रखा है, तो यहां पर जो प्रॉब्लम फेस करेगा वो है न्यू मार्केट में एंटर करने वाला सप्लायर, या जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सप्लायर, वो भी। ये दोनों अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, डिजायर्ड अमाउंट में नहीं बेच पाएंगे, जिससे कि उनका इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो पाएगा, वो उनके लिए एक प्रकार का नुकसानदायक है। तो दोनों को बैलेंस करके चलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि इकोनॉमी में ये फेवरेबल सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके, दैट इज नोन एज आइडियल सिचुएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां पर आरबीआई का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए ये एक मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और उसे आइडियल फॉर्म में लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब वो जो टॉपिक हमने प्रीवियस में डिस्कस किया, उसी को ही थोड़ा सा हम इलाबोरेट करते हैं। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो रखा है, तो अब यहां पर आरबीआई का रोल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो रखा है, यानी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, तो जिसका मतलब ऑलरेडी मैं अभी आपको बता चुका हूं कि इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे, यानी चीजें जो है उनके एक्चुअल रेट से ज्यादा दाम में मिलने लगेगी। क्यों? बिकॉज डिमांड ज्यादा है और उसके मुताबिक चीजों की अवेलेबिलिटी कम है। अब अगर वो सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए हमें कहां पहुंचना पड़ेगा? हमें पहुंचना पड़ेगा डिजायर्ड में। डिजायर्ड जिसका मतलब होता है क्या? एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये डिजायर्ड है हमारा, यहां पहुंचना हमें पड़ेगा, ये इस जगह पर हमें पहुंचना पड़ेगा, इस जगह पे हमको पहुंचना पड़ेगा। कौन सी जगह पे पहुंचना पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यहां पहुंचना पड़ेगा। अब अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें वो जो डिमांड एक्स्ट्रा बढ़ रखा है, उस एक्स्ट्रा डिमांड को कम करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा डिमांड को कम करने के लिए लोगों का परचेजिंग पावर को कम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं हाईलाइट कर रहा हूं, परचेजिंग पावर। आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में अगर किसी भी चीज की डिमांड होती है, तो उसके पीछे में जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो है कंज्यूमर का परचेजिंग पावर, यानी द मनी टू परचेज द गुड्स। जब तक लोगों के पास में परचेजिंग पावर रहेगी, डिमांड हमेशा बनता रहेगा या क्रिएट होता रहेगा। तो उस डिमांड को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों की परचेजिंग पावर को कम किया जा सके, ताकि वो जो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो रखा है उसको रिड्यूस करके वापस उस एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई की सिचुएशन में लाया जा सके। अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हम एग्रीगेट डिमांड को ही सिर्फ घटाने की क्यों बात कर रहे हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई को भी तो बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड के साथ इक्वल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ इकोनॉमी टू इंक्रीज द सप्लाई विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। काफी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को एट ए टाइम इंक्रीज करना इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इकोनॉमी ऑलरेडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट में ऑपरेट कर रहा होता है या फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा होता है, जिससे कि उससे और सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपने एग्रीगेट डिमांड को घटा दीजिए, और तब तक घटाते रहिए जब तक वो एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल ना कर दिया जा सके।
तो अब यहाँ पर क्लियर है कि हमको परचेजिंग पावर ही कम करना पड़ेगा, लोगों की डिमांड को कम करने के लिए उनके परचेजिंग पावर को कम करना पड़ेगा। और अगर परचेजिंग पावर कम करना है तब आरबीआई का यहाँ पर रोल बन जाता है इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में जो पैसा का फ्लो हो रहा है, यानी जो मनी की सप्लाई हो रही है, इसको कम करना पड़ेगा ताकि लोगों के पास कम पैसा पहुंचे, उनके पॉकेट में कम पैसा बचे, ताकि वो ज्यादा डिमांड मार्केट में ना कर पाए। इसके तहत एग्रीगेट डिमांड को हम रिड्यूस कर सकेंगे और काफी हद तक ये जो सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड को रिड्यूस किया जा सकता है। इसी के उल्टे तौर पर अगर हम देखेंगे तो अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो रखा है, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्लाई के मुताबिक काफी कम है, इसका मतलब ये कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो डेफिनेटली रिड्यूस करेगा, चीजें अपने नॉर्मल रेट से कम दाम में मिलने लगेगी, जो कि नुकसान है इनके लिए, सप्लायर्स के लिए। अब अगर सिचुएशन को रेक्टिफाई करना है तो अगेन हमें पहुंचना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई में, यानी हमें अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाना है तो डेफिनेटली इकोनॉमी में हमें ज्यादा मनी सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि लोगों के पास ज्यादा डिमांड करने की कैपेसिटी क्रिएट हो और वो डिमांड बढ़कर के एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल हो जाए। यहां तक अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब आने वाली जो चीजें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगी। ये जो चीजें मैंने आपको बताई कि अगर इकोनॉमी में सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो कौन सी दो सिचुएशन को कंट्रोल करना है, आइदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है। और अगर डिफ्लेशन का सिचुएशन है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है। दो चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी, तो अब हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं अनफेवरेबल सिचुएशंस की, ये तो समझ में आ गया कि सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक कब होती है। अब बात करते हैं कि आरबीआई इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील कैसे करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले ये भी समझ लें कि इस मॉनेटरी पॉलिसी की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जैसे कि आप इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लीजिए कि प्राइस क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको स्टेबल रखने की जिम्मेदारी है मॉनेटरी पॉलिसी की। दूसरा, ग्रोथ और इक्विटी को भी हमें ध्यान रखना है। और साथ ही इंपॉर्टेंट है कि सोशल जस्टिस, जस्टिस दोनों के लिए, यानी कंज्यूमर के लिए भी जस्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं और प्रोड्यूसर के लिए भी जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि किसी को भी नुकसान उठाना ना पड़े। अब इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आरबीआई जो मेथड, जो टेक्निक या जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, ये क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में दो प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एक का नाम है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा का नाम है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब इस दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट खासकर इसलिए बनाया गया है ताकि इकोनॉमी की जो ओवरऑल मनी सप्लाई है उसको स्टडी किया जा सके, या मेनली ऐसे बोल सकते हैं, it mainly deals with the volume of money or credit that is need to be supplied in the economy with a different period of time. तो different period of time में कितना मनी का सप्लाई करना है, इसको मेनली डील करता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मेन जो डील करने का रीजन है वो है इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई करना, यानी ओवरऑल मनी सप्लाई की जिम्मेदारी जो होती है वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। मतलब इस मेथड के जरिए हम इकोनॉमी में ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी या क्रेडिट का सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को मेनली स्टडी करने के लिए या मेजर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए
आरबीआई कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करता है जिसका नाम है बैंक रेट, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। हम डेफिनेटली इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मेन काम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मनी और क्रेडिट को डील करना। इकोनॉमी में कितना पैसा इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगा, इसका मेन जिम्मेदारी होती है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। दिस इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्या डिफरेंस है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी को डिस्कस करता है, वेयर एज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है ये मेनली डायरेक्शन ऑफ मनी क्रेडिट को डिस्कस करता है। यानी यहां पर ये फ्लो ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करता है। फ्लो ऑफ मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है भैया? टोटल पैसा जो इकोनॉमी में आएगा वो किस सेक्टर में कितना जाए, मतलब कहां जाना है कहां नहीं जाना है, या उसको एक सिंपल तौर पर अगर हम समझें, स्पेसिफिकेशन की बात की जा रही है, मनी सप्लाई की स्पेसिफिकेशन, यानी ये थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ स्टडी की बात की जा रही है। क्वांटिटेटिव एक ओवरऑल स्टडी है, वैरस क्वालिटेटिव जो है वो एक स्पेसिफाइड मनी सप्लाई है कि कौन सी जगह पर कितना मनी को सप्लाई करना। उसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी यहां पर 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सॉल्यूशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और अदर मेजर्स। अब आपको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है मेनली ओवरऑल मनी सप्लाई के ऊपर में डील करता है, whereas द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है मेनली द डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई के ऊपर में डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बैंक रेट। बैंक रेट काफी आसान शब्दों में समझा दूं, बैंक रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट में कि सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, बैंक रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके तहत सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अपने कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करने से पहले इसके साथ एक पॉइंट को भी जोड़ देता हूं जो कि इसके साथ सिमिलर मीनिंग के तहत है। वो क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट भी वही है जो बैंक रेट है, मतलब इट इज ऑल्सो द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू दी कमर्शियल बैंक। अब डिफरेंस क्या है बैंक रेट और रेपो रेट में? डिफरेंस है बस एक छोटा सा। बैंक रेट जो रेट है ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दिया जाता है, यानी ये जो लोन आपको मिलेगा बैंक रेट के फॉर्म में ये लॉन्ग टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए मिलता है, whereas the repo rate mainly deals with the short term need of the commercial bank। बात समझ में आ गया होगा कि बैंक रेट जो है वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसी प्रकार से रेपो रेट में भी रेट है जिसमें कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। फर्क इतना है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन दिया जाता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। अब यहां पर जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों प्रकार की सिचुएशन में आरबीआई सिचुएशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। जब कभी भी इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आरबीआई इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली इन द रेपो रेट में भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इसे इंक्रीज कर दिया जाता है। रीजन ये कि इन्फ्लेशन में हमें मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई से अगर कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है तो उसके पीछे में डेफिनेटली रीजन प्रॉफिट अर्निंग ही है। वो अमाउंट ऑफ लोन आरबीआई से ला करके कमर्शियल बैंक क्या करता है कि जनरल पब्लिक को लोन देता है ताकि उनसे इंटरेस्ट कमा सके, लोन में इंटरेस्ट कमा सके। अब आरबीआई ने बोला कि भैया मैं तुमको लोन तो दूंगा लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा,
तो कमर्शियल बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगा हो गया। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाने की वजह से उसको रिकवरी कहां से करेंगे वो लोग? जनरल पब्लिक को दिया जाने वाले लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके। तो अल्टीमेटली क्या है, जब लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट लगाने लगेगा बैंक, तो जनरल पब्लिक डेफिनेटली थोड़ा सा अपना कदम पीछे खींच लेंगे, यानी वो इतनी आसानी से लोन नहीं लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में फ्लो हो सकता था कम इंटरेस्ट के वजह से, वो नहीं होगा, जिसके वजह से कई हद तक जो मार्केट में परचेजिंग पावर क्रिएट हो सकती थी वो अब रिड्यूस होकर के जो एग्रीगेट डिमांड को घटाने में हेल्प करेगी, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। सिमिलरली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इकोनॉमी में परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा सके। इसके लिए आरबीआई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंकों को लोन देता है, ताकि उस कम इंटरेस्ट वाला लोन को इजीली लोगों तक कम इंटरेस्ट में लोन दे करके पहुंचाया जा सके, और वहां से लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ोतरी मिलती है, और बढ़ने के बाद डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बढ़कर एग्रीगेट सप्लाई तक इक्वल हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा बैंक रेट एंड रेपो रेट के केस में क्या करता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, और एट द डिफ्लेशन पीरियड में हम उसके रेट को घटा देते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये पूरा उल्टा है, जहां पर कि कमर्शियल बैंक जो हैं वो सेंट्रल बैंक को पैसा लोन के फॉर्म में देते हैं, यानी द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लैंड्स मनी टू सेंट्रल बैंक। अब आपके मन में काफी गहरा सवाल उठना चाहिए कि जो खुद एक मनी सप्लायर है, जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, उसको पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, पैसे की जरूरत यहां पर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए नहीं है, बल्कि एक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की तरह काम करता है। जब तक बैंकों के पास में लोन देने की कैपेसिटी होगी तब तक इकोनॉमी में मनी फ्लो होते रहेगा। तो उस कैपेसिटी को कम करने के लिए एक प्रकार का ये तरीका है आरबीआई के द्वारा कि वो कमर्शियल बैंकों को बोलता है कि भैया तुम मेरे को लोन दे दो, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, उस रिवर्स रेपो रेट को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में आरबीआई को लोन दे बैठे। अब आरबीआई को लोन अगर दे बैठते हैं तो इसका तरीका समझिए कि मैंने ज्यादा इंटरेस्ट का लालच दे करके कमर्शियल बैंकों से क्या कर लिया, पैसा निकलवा लिया, मतलब उनसे पैसा खींच करके अपने पास में रख लिया। अब वो जो पैसा इकोनॉमी में फ्लो हो सकता था और परचेजिंग पावर क्रिएट कर सकता था, अब वो नहीं क्रिएट कर पाएगा, जिससे कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कम किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। सिमिलरली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई घटा देता है, ताकि वो बोलता है कि भैया तुम मेरे को लोन मत दो, बल्कि जनरल पब्लिक को लोन दो और उनको ज्यादा डिमांड क्रिएट करने में मदद करो, ताकि इकोनॉमी की डिमांड को बढ़ाया जा सके और सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अब आपको समझ में आ गया होगा रिवर्स रेपो रेट को कैसे इस्तेमाल करता है आरबीआई सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है आरबीआई, जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट का एक एजेंट है। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बैंक है, यानी बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट का बैंक होने के नाते गवर्नमेंट को वो कई प्रकार की एजेंसी सर्विस यानी एज ए एजेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। और उसी एजेंट की तरह प्रोवाइड करने वाला सर्विस में एक सर्विस होता है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको ओपन मार्केट में खरीदना और बेचने की वो जिम्मेदारी लेता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कैसे इस्तेमाल करता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन में हूं तो आरबीआई क्या करेगा कि जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसे मार्केट में सेल करने की कोशिश करेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक हाईली लिक्विड और मोस्ट
सिक्योर्ड सिक्योरिटी होता है जिसमें हर इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए आगे आता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे डूबने की चांसेस ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपका पैसा डेफिनेटली विद इन टाइम पीरियड रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। तो यहां पर अब आप बोलेंगे कि सर सेल करके तो हम प्रॉफिट दे रहे हैं। नहीं, प्रॉफिट नहीं देना, तरीके को समझिए। मैंने क्या किया, इन्वेस्टर्स को बोला कि भैया जनरल मार्केट में आप जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज कीजिए। कैसे परचेज करेंगे, एक कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो मैंने पकड़ा दिया इन्वेस्टर्स को और उनसे उसका अमाउंट ऑफ मनी ले लिया और फॉर द टाइमिंग अपने पास में रख दिया। इस अमाउंट को लेने के वजह से आप तरीके समझिए, लोगों का मैंने परचेजिंग पावर रिड्यूस कर दिया। वो जो पैसा जो उनके पास में रहता तो उतना का डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो लोग डिमांड कर सकते थे, वो डिमांड को मैंने कम कर दिया, क्योंकि मैंने बस एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया और उनसे मैंने पैसा निकाल लिया, जिससे कि जो एक्स्ट्रा डिमांड इकोनॉमी में फॉर द टाइमिंग क्रिएट हो सकता था उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं। सिमिलरली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन मैं क्या करता हूं, अपने सिक्योरिटीज को ज्यादातर बेचने की कोशिश नहीं करके खरीदने की कोशिश करता हूं, यानी बाय बैक। जो इकोनॉमी में ऑलरेडी सिक्योरिटीज है उसको वापस आरबीआई क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। परचेज कर लेता है मतलब बोला लो तुम्हारा कागज का टुकड़ा मुझे दो और अपना पैसा वापस ले लो, कागज का टुकड़ा तुम मुझे वापस करके अपना पैसा वापस ले लो, जिससे कि वो पैसा जैसे ही लोगों तक पहुंचेगा वो डेफिनेटली उनके लिए एक प्रकार का परचेजिंग पावर क्रिएट करेगा और उस परचेजिंग पावर की वजह से वो लोग ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, ताकि सिचुएशन को अगेन नॉर्मलाइज किया जाने में मदद हो पाए। समझ में आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वो है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है भाई, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में आपको मैं प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसमें ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको लीगल रिजर्व रेशियो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर सिंपल भाषा में फिर से थोड़ा सा समझा दूं, हर कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है। इट इज अ लीगल कंपल्शन फॉर एवरी बैंक टू कीप certain minimum fraction of their deposit as a reserve and the remaining amount they are allowed to give in the form of loan। तो रिजर्व का पैसा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोन के अमाउंट को डिसाइड करने के लिए। अगर आपके पास में डिपॉजिट 1000 रुपीज की है और आरबीआई ने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 20% का आपको एलआरआर रखना है, उस 20% का एलआरआर मतलब 1000 का 20% यानी 200 आपको रिजर्व में रखना कंपलसरी है। बाकी का 800 रुपीज जो बचता है वो आप लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। तो अब यहां पर समझने वाली बात है कि जो रिजर्व का पैसा है इसको दो फॉर्म में रखा जाता है। एक का नाम है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, यानी उस रिजर्व के टोटल अमाउंट में से कुछ हिस्सा CRR के फॉर्म में रखा जाता है, जिसको बोलते हैं कैश फॉर्म में रखा जाता है और उसे हर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास में जमा करना पड़ता है। यानी CRR इज द पार्ट ऑफ द रिजर्व that need to be kept by every commercial bank in the form of cash and that need to be kept by the commercial bank with the RBI। ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा होता है रिजर्व का उसको बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखा जाता है। मतलब ये कैश के फॉर्म में नहीं रखा जाएगा बल्कि लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखा जाता है, जो कि नियरर टू कैश है। मतलब लिक्विड एसेट मतलब दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश बट नॉट द कैश। ओके, द लाइक गोल्ड हो गया, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, काफी प्रकार के बॉन्ड हो गए, जिसको आप रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं। मैंने टोटल पैसे को दो हिस्सों में रखा जाता है रिजर्व का, एक को कैश के फॉर्म में जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसे आरबीआई के पास में हर कमर्शियल बैंक को जमा करना पड़ता है, और दूसरा लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखा जाता है जिसे हम बोलते हैं SLR, जो कि आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंकों को अपने पास ही रखना पड़ता है, लेकिन उसे विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने बोला कि इन रिजर्व के पैसे से लोन का अमाउंट हैम्पर होता है। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन की सिचुएशन में है तो आरबीआई हमेशा इंस्ट्रक्शन देता है कि CRR और SLR के रेट को आप बढ़ा दीजिए।
अगर आप सीआरआर और एसएलआर के रेट को इंक्रीज कर देंगे तो ये डेफिनेटली रिजर्व का अमाउंट का बढ़ने की वजह से लोन की अमाउंट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, जो कि लोगों को लोन मिल सकता था एक्स्ट्रा कम रिजर्व की वजह से, वो कमर्शियल बैंक अब लोन नहीं दे सकता। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन इकोनॉमी फ्लो नहीं होने की वजह से इकोनॉमी का जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो सकता था उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली डिफ्लेशन के पीरियड में हम क्या करते हैं कि हम ये सीआरआर और एसएलआर के रेट को डिक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन हर कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में फ्लो कर पाए, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े और लोगों को डिमांड बढ़ पाए। बात समझ में आ गया? तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया ये थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के हिस्से। अब आते हैं 5वां पॉइंट जो कि है हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पहला पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन का मतलब क्या होता है? अब आपको समझ में आना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप बैंकों से लोन लेते हैं तो लोन के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी को गिरवी रखना पड़ता है, और जो सिक्योरिटी आप गिरवी रख रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू के तहत ही आपको अमाउंट ऑफ लोन मिलता है। लेकिन ये भी याद रखें कि जितना आपने मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रखा है उसका कम का अमाउंट का ही लोन मिलता है, और जितना अमाउंट आपको काट के लोन मिलता है उसे बोला जाता है मार्जिन। अब ये मार्जिन कितना होगा ये डिसाइड करता है आरबीआई। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपया का सिक्योरिटी को गिरवी रखा है और आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 40% मार्जिन है, इसका मतलब उस 1 लाख के सिक्योरिटी का 40% यानी 40,000 को काटने के बाद रिमेनिंग अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है कमर्शियल बैंक से। यानी अगर मैं 1 लाख का 40% यानी 40,000 को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग बचता है कितना? 60,000। यानी आपको मैक्सिमम 1 लाख के सिक्योरिटी में 60,000 तक का लोन ही मिल सकता है। यानी अब एक बात ध्यान से देखेंगे तो मार्जिन का मतलब क्या समझ में है? इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑन विच द बोरोअर इज ऑफर्ड द लोन। समझ में आ गया होगा क्या बोला मैं? तो जितना ज्यादा मार्जिन उतना कम अमाउंट ऑफ लोन, और जितना कम मार्जिन उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन। तो नॉर्मली क्या है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन का पीरियड है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, तो आरबीआई मार्जिन को बढ़ा देता है। इस मार्जिन को बढ़ा देने की वजह से क्या होता है कि एक प्रकार का डिस्करेजमेंट है बोरोअर के लिए लोन लेना, क्योंकि ज्यादा का सिक्योरिटी दोगे और कम का लोन मिलेगा तो डेफिनेटली आप क्यों लोन लोगे भाई? और अगर आप लोन नहीं लोगे तो आपकी परचेजिंग पावर क्रिएट नहीं होगी, और अगर परचेजिंग पावर क्रिएट नहीं होगी तो जो मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड हो रखा है, जो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रखा है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि मार्जिन को हम रिड्यूस कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एनकरेज हो लोन लेने के लिए और अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए, ताकि इकोनॉमी का ओवरऑल डिमांड जो है वो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं वो है मोरल फ्यूशन। मोरल फ्यूशन का मतलब होता है इट्स वन काइंड ऑफ एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और हिंट्स जो कि आरबीआई रेगुलर इंटरवल में अपने कमर्शियल बैंकों को देते रहता है थ्रू लेटर्स, थ्रू स्पीचेस, कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में ऑपरेट करना है, हाउ टू ऑपरेट इन डिफरेंट टाइम्स इन इकोनॉमी। तो सिंपल सी बात है भैया, इन्फ्लेशन के पीरियड में हमेशा यही एडवाइस रहेगा कि आप जो है वो लैंडिंग्स को डिस्करेज कीजिए। लैंडिंग्स को डिस्करेज करने के लिए क्या बोलेगा? लैंडिंग्स को डिस्करेज करने के लिए वो हमेशा इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज्यादा रखिए। जब भी कोई बोरोअर आपसे लोन मांगने आए तो आप हमेशा इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखिए, ताकि वो एक प्रकार का उसके लिए डिस्करेजमेंट होगा, उसके लिए डिमोटिवेशन होगा लोन लेने के लिए। Similarly, during the period of deflation, it is advised to encourage the lending. मतलब इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है आरबीआई अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स और इंस्ट्रक्शन के थ्रू टू देयर कमर्शियल बैंक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो इकोनॉमी में हो पाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल पाए। आखिरी में अंत में जो टॉपिक है वो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नाम से पता चल रहा है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसका मतलब कौन से सेक्टर को लोन देना है और कौन से सेक्टर को लोन नहीं देना है, दैट इज द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल।
मैंने बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टन पर्पस टू ए पर्टिकुलर सेक्टर। किस सेक्टर को किस पर्पस के लिए लोन देना है और किस पर्पस के लिए लोन नहीं देना है, इसका अगर वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो डेफिनेटली इसके दो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव व्यू में देखा जा सकता है या तो ये नेगेटिव व्यू में देखा जा सकता है। भैया जिसके लिए पैसा मिल रहा है, जिसके लिए आरबीआई ने खुली छूट दे रखी है कि इनको पैसा दो, तो उनके लिए वो पॉजिटिव है। लेकिन जिनको आरबीआई ने मना कर रखा है कि पैसा मत दो, तो उनके लिए वो क्या बन जाता है, एक प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट बन जाता है। तो अगर पॉजिटिव के बारे में बात करें तो आरबीआई की हमेशा इंस्ट्रक्शन रहती है कि अपने मैक्सिमम मनी को चैनलाइज करना है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर किसे कहते हैं। ये काफी बार एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रायोरिटी सेक्टर में हमेशा आता है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एमएसएमई दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा। मतलब हमेशा गवर्नमेंट ये चाहता है कि इन सेक्टरों में ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई किया जा सके ताकि इनको डेवलप किया जा सके। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, एक प्रकार का जनरल नॉलेज की तरफ से भी आप याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हर बैंकों को उनके लोन का 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। ये उनके लिए कंपलसरी है। यानी जितना अमाउंट ऑफ लोन एक बैंक दे सकता है, इसका 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए रिजर्व रहता है। वो उन्हीं को ही मिलेगा। वो पैसा अगर कोई लेने वाला नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर से, तो वो पैसा किसी को नहीं मिलेगा, वो बैंकों के पास ही जमा होकर रहेगा। वो रिजर्व का पैसा किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। समझ में आ गया? उसी तरीके से नेगेटिव मैनर का अगर कंसेप्ट है तो वही, जिसके लिए हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है उसके लिए वो नेगेटिव कंसेप्ट है। तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम ये आरबीआई इंस्ट्रक्शन देते रहता है कि कौन से सेक्टर को किस पर्पस के लिए लोन देना चाहिए, किस पर्पस के लिए लोन नहीं देना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को क्रेडिट में रेस्ट्रिक्शन रखना है, कौन से सेक्टर के लिए आजादी है। और इसी तहत आरबीआई क्या करता है, अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस टॉपिक के साथ ये टोटल कंसेप्ट जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ आरबीआई प्लेज ए वेरी वाइटल रोल in controlling the credit and money supply in the economy with the help of its monetary policy। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियोस के लिए भी आपको जानकारी मिलती रहे। बहुत जल्द मैं फिर से नए वीडियोस के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.